हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में आपने पुराने मुग़ल प्रांत तक पढ़ लिया था, जो कि क्लास 7 का इतिहास है एनसीईआरटी का, और ये आखिरी एक्सरसाइज है क्लास 7 का। मैं आपके साथ नम्रता पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। ये पार्ट 2 है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। और अगर इसमें पूरा आपका कंप्लीट हो जाता है तो इसी वीडियो में आपका पीडीएफ मिल जाएगा, और अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो जिस वीडियो में यानी कि इसके नेक्स्ट वीडियो में इस अध्याय को कंप्लीट करके उसी में आपको इसके नोट्स का पीडीएफ डाल देंगे। और कंप्लीट करने का तो एक ही वीडियो में हो सकता है, लेकिन अधिक लंबा होने के कारण थोड़ा बोरिंग हो जाएगा क्लास, इसलिए हम कोशिश करते हैं तक हम जा पाते हैं। तो पुराने मुग़ल प्रांत तक में हमने ये देख लिया था कि पुराने मुग़ल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, वो थे अवध, बंगाल और हैदराबाद। और इन तीनों ही राज्य उच्च मुग़ल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, यानी जो मुग़ल के अभिजात थे उनके द्वारा, और वो अभिजात उच्च मुग़ल अभिजात थे। और इन तीनों राज्यों के जो संस्थापक आपने पढ़ा, अवध के सआदत खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान और हैदराबाद के आसफ जाह थे। और उसके बाद आखिर में आपने ये पढ़ा था कि आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान को कितने जात का दर्जा मिला था, 7000 जात का, और सआदत खान को कितने जात का दर्जा मिला था, 6000 जात का। आज जो हम शुरू करेंगे, ये जो हमारा 3 प्रमुख राज्य है, हैदराबाद, बंगाल और अवध, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हैदराबाद से। तो आसफ जाह जिन्होंने हैदराबाद की स्थापना करी थी, उनसे यहाँ पर प्रश्न शुरू होता है। 1720 से 22 के मध्य दक्कन प्रांतों का सूबेदार कौन था? दक्कन प्रांतों का सूबेदार कौन था? 1720 से 22 के मध्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आसफ जाह थे और इन्होंने ही हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद आप आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें इनके दरबार में जो है मुग़ल बादशाह जो फर्रुखसियर थे, जिनके बारे में आपने पीछे पढ़ा, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1713 से 1719 के बीच, और 20 से 22 फिर ये जो आसफ जाह थे अभिजात, ये बने थे शासक। तो जो फर्रुखसियार की हत्या कर दी गई थी, वो मुग़ल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार के एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। कौन? तो यही जो आप देख रहे हैं आसफ जाह, जो अभिजात था और फर्रुखसियार के दरबार का ये शक्तिशाली सदस्य था। और इसे सबसे पहले अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी, और बाद में इन्हें दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। और 1720 से 22 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने के कारण आसफ जाह के पास पहले से ही राजनीतिक ज्ञान था। इसका मतलब आप समझिएगा, चूँकि ये जो आसफ जाह थे ये मुग़ल शासक फर्रुखसियार के दरबार के एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली सदस्य थे, और इनको अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। तो वहाँ पर जो वो देखा करते थे उस राज्य को, तो पहले से इनके पास राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। और दक्कन में जितने भी उपद्रव होते थे, तो मुग़ल शासक जो थे वो आसफ जाह पर सारा कार्यभार उन्होंने छोड़ दिया था। और अंदर ही अंदर मुग़ल दरबार में जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि ये इसके अगर कोई शासक है, इस दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी उसका फ़ायदा इस आसफ जाह ने उठाया, और इन्होंने क्या किया, सत्ता हथिया ली और कुछ क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया ये आसफ जाह। और इसके बाद है कि हैदराबाद राज्य किसके विरुद्ध युद्ध करने में संलग्न रहता था? ये यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए आया है। आसफ जाह ने जब अवध की सूबेदारी हथिया ली, तो इसने अपने लिए कुशल सैनिक और प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था आसफ जाह ने। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आसफ जाह जो थे, इसने अपने लिए कुशल सैनिक और प्रशासक को कहाँ से लाया था? इन्होंने उत्तरी भारत से लाया था, और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उत्तर भारत के जितने भी सैनिक थे, वो कुशल सैनिक, वो दक्षिण में नए अवसर को पाकर प्रसन्न थे, और उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान करती। जागीर आप समझ सकते हैं, जागीर जो उनका प्रांत था, कुछ हिस्सा वो मनसबदार को देते जाते थे, और काफ़ी आज़ादी उसको प्रदान की गई थी। लेकिन ये आसफ जाह अभी भी मुग़ल सम्राट का सेवक था, और लेकिन वह उस प्रांत में जिसकी सूबेदारी इनको दी गई थी वो बिल्कुल आज़ादी से शासन चलाता था।
वो ना तो दिल्ली से कोई निर्देश लेता था, न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। इसको वफादार समझकर इसके काम में अड़ंगा नहीं डालती थी, लेकिन इसने चुपचाप मुग़ल के इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। ये जो भी निर्णय मुग़ल दरबार में भेजता था, इसके निर्णय को, जो भी बातें भेजता था, उस बात को काटा नहीं जाता था, बल्कि इसके जो भी निर्णय होते थे उसमें पुष्टि कर दी जाती थी, जिससे मुग़ल की उस कमज़ोरी को इसने फ़ायदे के रूप में उठाया। और ये जो हैदराबाद राज्य है, ये पश्चिम क्षेत्र के मराठा और पठारी क्षेत्र के तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में हमेशा संलग्न रहता था। इसका मतलब ये है कि जब हैदराबाद राज्य इसको मिल गया, तो ये क्या चाहता था, जो वहाँ पर कोरोमंडल तट था, यानी जहाँ अधिक से अधिक वस्त्र उत्पादक होता था, उस पर, वो बहुत ही धन संपन्न क्षेत्र था, और आसफ जाह जो है उस पर नियंत्रण करना चाहता था, और वो अपनी महत्वाकांक्षा रखता था उस वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर नियंत्रण करना, जो कि उसकी इस महत्वाकांक्षा पर ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। यानी ब्रिटिश उसकी इस महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं होने देता था, जिसके कारण कि जो मराठे थे और जो पश्चिमी क्षेत्र के तेलुगु सेना नायक थे, इसके साथ हमेशा आसफ जाह के युद्ध होते रहती थी। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है, शहादत खां को अवध का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था? तो सन 1722 ईस्वी में। उसके बाद जो भी आपने पढ़ा, आसफ जाह किस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था? तो ये कोरोमंडल तट पर स्थित जो वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र था। इस पर हर प्रश्न को यहाँ पर आपको दो नज़रिए से देखना है। कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर कौन सा शासक अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था? और नीचे 3-4 नाम आपको शहादत खां, आसफ जाह इस तरह से दे दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये आसफ जाह थे जो अपनी महत्वाकांक्षा इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त करने की रखते थे। उसके बाद फिर आपने अभी ये पढ़ा कि आसफ जाह द्वारा वस्त्रोत्पादक क्षेत्र पर नियंत्रण करने की महत्वाकांक्षा पर किसने रोक लगाई थी? ये ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति ने रोक लगाई थी। वहाँ पर तब तक ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति हो चुकी थी, यानी ब्रिटिश शक्ति आ चुके थे। और जब आप इसके बाद 8 क्लास में प्रवेश करेंगे तो उसमें आपको यही पता चलेगा किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। काफ़ी इंटरेस्टिंग सारे टॉपिक हैं और बहुत तेज़ी से सब खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपका एक मुग़ल साम्राज्य के विघटन होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य कौन था? जब विघटन आप समझते हैं, जब मुग़ल साम्राज्य का पतन हो गया तो सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर कौन सा राज्य उभरा था? तो ये था आपका अवध। तो यहाँ से अब आपका जो अवध है, हैदराबाद का टॉपिक यहीं पर आपका कंप्लीट हो गया आसफ जाह के साथ ही। यहाँ से अब आपका अवध का शुरू होता है। तो ये अवध जो है मुग़ल साम्राज्य के विघटन होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण राज्य अवध बनकर उभरा। और ये जो शहादत खां हैं, उनको 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया, जो कि आपने ऊपर में पढ़ा। उसके बाद आपका है कि जब मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो गया तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य में से एक था अवध। और अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था, और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग वही था। तो यहाँ से एक प्रश्न निकलता है कि उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग कहाँ से होकर गुजरता था? उत्तरी भारत और बंगाल आपका यहाँ पर है, उत्तरी भारत आपका इधर है। इस दोनों के बीच जो व्यापार का मुख्य मार्ग था, कहाँ से होकर गुजरता था? तो ये अवध से होकर गुजरता था, जिसको कि मैंने आपको मानचित्र में दिखाया है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अवध के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता कौन बन गया था? तो ये आपका बुरहान उल मुल्क था। ये अवध के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया था। और इसी बुरहान मुल्क ने शहादत खान को 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार नियुक्त किया था। सूबे मतलब राज्य होता है, सूबेदार आप समझ सकते हैं राज्य को संरक्षण में रखने वाला, राज्य की देख रेख करने वाला। यहाँ से आपका बंगाल का शुरू हो जाता है। इसके पहले अवध में हम थोड़ा सा और डिटेल समझेंगे। ये जो अवध के राजनीतिक, वित्तीय, सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता और धर्ता बन गए थे, इन्होंने क्या किया था? ये अवध क्षेत्र में मुग़ल के प्रभाव को कम करने की कोशिश में इन्होंने क्या किया था? मुग़लों के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे उनकी संख्या में इन्होंने कटौती कर दी थी, क्योंकि ये भी अंदर ही अंदर चाहते थे कि अवध से मुग़लों का नियंत्रण खत्म हो जाए। उन अधिकारियों की संख्या में कटौती करके रिक्त स्थानों पर वे अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त करता था। और जितने भी वहाँ पर उपजाऊ कृषि भूमियों को उसने अपने राज्य में इसने मिला लिया था। ये सब क्यों किया था? तो ये अवध से मुग़लों का नियंत्रण ख़त्म करने के लिए जो भी
स्थानीय सेठ थे, साहूकार थे, महाजन थे, इस सभी पर निर्भर करता था। वो राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए, राज्य को ऋण लेने की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ से स्थानीय सेठ जो आसपास के सेठ थे, साहूकार थे, उन सभी से, और राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार क्या है ये आगे चलकर आप समझेंगे। और ये जो इजारेदार प्रथा है, इससे मुग़लों को काफ़ी नफरत था। इस प्रथा पर मुग़ल विश्वास नहीं करता था। और इजारेदार जो है राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देता था। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। और दूसरी ओर जो इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो भी आपके इजारेदार थे वो राज्य को एक निश्चित मूल्य देने का, एक निश्चित रकम देने का वादा करते थे, बाकी जो भी रकम होता था वो अपने पास रख लेते थे। तो अवध तक इनकी कहानी चली और यहाँ पर जो है इन्होंने ही शहादत खान को अवध का शासक नियुक्त किया। उसके बाद आपका जो प्रांत आता है वो आता है बंगाल। तो यहाँ से यही है बंगाल, आपने ये देखा बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की थी, और मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में ही बंगाल धीरे धीरे मुग़ल नियंत्रण से अलग हो गया। ये सभी मुग़ल के अभिजात थे और ये सभी चाहते थे हर जगह से मुग़ल का जो है नियंत्रण ख़त्म हो जाए। और मुर्शिद कुली खान जो थे बंगाल के नायाब थे, यानी कि उस प्रांत के सूबेदार थे। और इस मुर्शिद कुली खान ने उस राज्य का जो है सूबेदार पद से जुड़ी हुई अपनी सारी सत्ता, यानी उस राज्य को अपने हाथ में बहुत जल्दी ले लिया और बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदल गया। तो बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य कब बना? ये 18वीं शताब्दी में बना। और किसके नेतृत्व में बंगाल मुग़लों के नियंत्रण से अलग हो गया? तो ये मुर्शिद कुली खान थे, इनके नेतृत्व में। ये भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद ये मुर्शिद कुली खान ने जिस प्रकार हैदराबाद और अवध के शासक ने राज्य के राजस्व प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया था, उसी प्रकार बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने भी राज्य के राजस्व प्रशासन को अपने नियंत्रण में ले लिया। और बंगाल में मुग़ल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। यानी बंगाल से जो भी राजस्व इकट्ठा किया जाता था उसका पुनर्निर्धारण किया। मुग़लों के शासनकाल में अगर कम राजस्व लिया जाता था जिस प्रांत से, तो मुर्शिद कुली खान ने उसका पुनर्निर्धारण किया, यानी कि राजस्व का और भी रकम या तो बढ़ाया या तो घटाया। लेकिन ये घटाया नहीं बल्कि इसने बढ़ाया, जिससे कि ये परिणाम निकला कि ज़मींदारों से बड़ी कठोरता के साथ राजस्व लेना शुरू कर दिया, नगद वसूल किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, जितने भी ज़मींदार थे उनको महाजन और साहूकार से उधार लेना पड़ता था राजस्व चुकता करने के लिए, और जो लोग राजस्व भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़ी ज़मींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार मुर्शिद कुली खान जो मुग़ल साम्राज्य के अभिजात थे, उन्होंने इस तरह अत्याचार करना शुरू कर दिया मुग़ल के ही प्रांतों पर। और 18वीं शताब्दी में अभी आपने पीछे देखा जब बंगाल एक क्षेत्रीय राज्य बन गया तो वहाँ ज़मींदारों में काफ़ी बदलाव आया, और राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अली बर्दी खां के शासनकाल में स्पष्ट दिखाई देने लगा। अली बर्दी के शासनकाल में। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जगत सेठ का साहूकार घराना किसके शासनकाल में अत्यंत समृद्धिशाली हो गया? ये अली वर्दी खान थे, इनके शासनकाल में। और इनका शासनकाल जो था 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक था। और इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न बनता है, हैदराबाद, अवध और बंगाल में राजस्व वसूली की कौन सी प्रथा थी? तो ये जो आप देख रहे हैं इजारेदारी की प्रथा, ये इस प्रथा से मुग़ल काफ़ी दूर थे। मुग़लों को ये प्रथा पसंद नहीं थी, मुग़ल इस प्रथा को नकारते थे। और इसी प्रथा को मुग़ल के जो अभिजात थे जिन्होंने हैदराबाद, अवध और बंगाल की स्थापना करी, उन्होंने इसी प्रथा को अपनाया और इन तीनों राज्यों से इसी प्रथा के जरिए राजस्व वसूलना शुरू कर दिया। अब हम समझेंगे ये इजारेदारी की प्रथा क्या है। तो इजारेदारी प्रथा वो है कि राजस्व वसूलने का काम इजारेदारी के साथ ठेके कर लेना, यानी कि इजारेदारी को ही ठेका दे देना राजस्व वसूली का। और ये इसीलिए मुग़ल नापसंद करते थे कि वो जिस ज़मींदारों से राजस्व वसूल करते थे तो नगद तुरंत वसूल नहीं करते थे, ज़मींदारों को समय भी देते थे, आप इतने समय तक दे दीजिए। लेकिन जब इस अभिजातों ने इजारेदारी की प्रथा जारी की तो इजारेदार जो भी थे वो निर्दयता से जो है राजस्व वसूल करते थे। तो इन अभिजातों ने इस प्रथा को अपनाया और
18वीं शताब्दी में ये प्रथा जो है पूरे भारत में फैल गई। तो ये थी आपकी इजारेदारी की प्रथा। और उसके बाद फिर आपका आता है राजपूतों की वतन जागिरी, यानी कि राजपूतों की कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो बहुत से राजपूत घराने, जैसे आप अंबर और जोधपुर के राजघराने का यहाँ पर आपको चर्चा दी हुई है। तो इन लोगों ने, राजपूतों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार बढ़ाने के लिए एक्टिव वो होना शुरू हो गए। तो यहाँ से आपका प्रश्न उठता है, जोधपुर के किस राजा ने मुगल राजनीति में अपने पैर फैलाए थे? सर्वप्रथम राजा अजीत सिंह का नाम आता है। इन्होंने मुगल राजनीति में अपना भाग्य आजमाना शुरू किया था, मुगल राजनीति में। और उसके बाद फिर आपका प्रश्न आता है, राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? गुजरात की, क्योंकि ये राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की, यानी जिस राज्य से लाभ निकल हो रहा है उस, आप जब 8 क्लास का पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि जहाँ पर अंग्रेज अपनी सत्ता कायम करना चाहता था तो वहाँ के पूरे क्षेत्र को, मिट्टी को, हर चीज़ को वो अनुमान लगवाता था कि यहाँ किस तरह से हमें इस प्रांत से लाभ मिलने वाला है। तो जो राजपूत घराने के जो राजा थे उन्होंने गुजरात और मालवा के लाभदायक राज्यों के लिए सूबेदारी का उन्होंने दावा किया था, जिसमें कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली थी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। एक प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा जय सिंह और राजा अजीत सिंह का नवीकरण किस बादशाह ने किया और कब? यानी कि इन दोनों ने अपने दम पर इस दोनों प्रांत की सूबेदारी मांगी थी, लेकिन तो इन दोनों को नए तरीके से उस प्रांत का राजा घोषित किया। तो ये थे बादशाह जहानदार। इन्होंने 1713 ईस्वी में इन दोनों राजाओं का नवीकरण किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उसके बाद जयपुर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी? तो ये जो सवाई राजा जय सिंह थे, इन्होंने जयपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। और राजा जय सिंह कितने वर्षों के लिए आगरा और मालवा के सूबेदार रहे थे? अजीत सिंह को गुजरात क्षेत्र मिला था और जय सिंह को मालवा मिला था। तो 1732 में एक फारसी वृत्तांत में ये वर्णन मिला है कि राजा जय सिंह जो थे, इनकी अपनी सत्ता जो है चरम सीमा पर थी और 12 वर्ष के लिए ये वो आगरा के सूबेदार रहे थे, 12 वर्ष के लिए। और 5 वर्ष के लिए, 5 या 6 वर्ष आप इसको कह सकते हैं, मालवा के सूबेदार रहे थे। और उनके पास विशाल सेना थी, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा, सब कुछ थी। और इनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट पर फैला हुआ था। यहाँ तक आपने ये क्या देखा? राजपूतों की वतन जागरी। और आपने तीनों ही प्रांतों को देखा, हैदराबाद, बंगाल और अवध, इस तीनों प्रांतों को आपने देखा। अब जो आपका बचता है इस बुक में, ये बचता है महत्वपूर्ण आपका सिख और मराठा और जाट, ये तीनों टॉपिक आपका बचता है। तो इस तीनों टॉपिक को हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और उसी वीडियो में हम इसका PDF नोट्स का दे देंगे। और इस तरह कम ड्यूरेशन में पढ़ते जाएंगे तो समझने में भी आसानी होगी, क्योंकि 8 क्लास में जो सिलसिला है, एक एक्सरसाइज आपका छोटा है, एक बड़ा है, लेकिन छोटा बड़ा और ड्यूरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, समझने से मतलब है। कंटिन्यू आपका क्लास है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट को लेकर अगले क्लास में। वीडियो लाइक करिएगा और कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में।